हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो ये आपके फिजिक्स का सेकंड पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया, ठीक है। और बच्चों के बहुत सारे रिस्पांस भी आए पर्सनली कि सर बहुत अच्छा है, सारे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, है ना। सारे क्वेश्चंस आपने करा दिए हैं, हर एक पीवाईक्यू हम लोगों ने डिस्कस किया है, अच्छे तरीके से डिस्कस किया है ना, जुगाड़ू मेथड से भी डिस्कस किया है। तो जिन लोगों ने पहले पार्ट को नहीं देखा है वो पहले जाएं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, प्लेलिस्ट भी इसकी मिल जाएगी आपको, जहाँ से आप सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं, है ना। तो ये एक ऐसा वन शॉट नहीं है जहाँ आपको सिर्फ भरम रहे, बल्कि एक भरोसे वाला वन शॉट है, भरम वाला वन शॉट नहीं है। यहाँ में आपके सारे क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जा रहा है, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताया जा रहा है ना। तो ये जो वन शॉट होता है कि बस हो गया, ऐसा वाला नहीं है। अपना वन शॉट फुल शॉट है ना, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जा रही है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं अपनी अगली चीज़ को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा आता है इससे। अब किस किस तरीके से क्वेश्चन आता है, आइए उस पर बात करते हैं। आसान है, ओम्स लॉ को यूज करना है। सबसे पहले शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखो, ये ध्यान देना है आपको कि ये आपके पास रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। आपने इसको सीधा सीधा जोड़ा है। देखो एक खत्म हो रहा है, दूसरा शुरू, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, यहाँ पे देखो एक खत्म हो रहा है, यहाँ पे एक खत्म हो रहा है, तो यहाँ फिर दूसरा शुरू, फिर यहाँ ये खत्म हो रहा है, फिर शुरू, फिर खत्म हो रहा है तो फिर शुरू, है ना। सिंपल सी बात है, ये आपको समझ में आ गया। यानी अगर एक खत्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, मुंडी टू मुंडी आपने जोड़ा है, एक लाइन में आपने जोड़ा है, तो इसे क्या पता चलेगा, इसे सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, इसे सीरीज कहेंगे। ठीक है, पहली चीज तो होगी सर सीरीज कहेंगे। दूसरा, जब यहां से देखो ये बैटरी है, बैटरी के प्लस से करंट निकलता है, करंट गया गया गया, और करंट, तो जितना करंट R1 से पास होगा वही सीधा सीधा करंट R2 से पास होगा, वही सीधा सीधा करंट R3 से पास होगा, और वही करंट फिर लौट के चला आया। यानी I निकला था, I लौट कर चला आया। ये तो बात समझ में आई। तो जितना R1 में गया उतना R2 में गया, उतना R3 में गया। यानी आपको एक बात पता चल गई होगी कि सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है। पहली चीज तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरा कॉन्सेप्ट आइए हम इस पे चर्चा करते हैं, ये है ना। ये मैंने जानबूझ के, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्लास 12th में पढ़ाता हूँ। ये देखो ध्यान से देखो, मान लो एक रेजिस्टेंस है, हाँ सर एक रेजिस्टेंस है, आई करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है, और आपको पता है करंट जो फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। यानी ये आर अपने ऊपर खर्चा करेगा। देखो मैंने लिखा है यहाँ अच्छे से ताकि समझ में आए कि ये आर अपने ऊपर खर्च करेगा। क्या खर्च करेगा, वोल्टेज। V इज इक्वल टू आई आर। देखो आई फ्लो हो रहा है, आर उसका अपना है, रेजिस्टेंस है, ठीक। तो आई आर के बराबर खर्चा करेगा। अच्छा सर खर्चा करेगा, इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि देखो आपने 10 वोल्ट दिया था, आपके पास कितना था, आपके पास 10 वोल्ट था, ठीक है सर 10 वोल्ट था, कोई बात नहीं। 2 एम्पियर की करंट इसके अंदर फ्लो हो रही है, 3 ओम इसका रेजिस्टेंस है। तो बताओ कितना खर्चा करेगा, कितना खर्चा करेगा, आई आर के बराबर। तो जो खर्च करेगा वो आई आर के बराबर, यानी 2 इंटू 3 यानी 6। तो इस रेजिस्टेंस ने अपने ऊपर, इस रेजिस्टेंस ने अपने ऊपर कितना खर्चा किया, अपने ऊपर 6 खर्चा किया। तो बताओ यहाँ पर बचा कितना, बचा कितना, तो यानी 10 था, 6 खर्चा किया, तो यानी 4 बचेगा। तो एट द एंड 4 वोल्टेज बचेगा। अब कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसी चीज को सिंपल सा यूज करके हम आगे बढ़ते हैं आसान तरीके से। देखिए बेटा, हमने ये कहा कि ये जो R1 रेजिस्टेंस है इसने अपने ऊपर खर्चा किया, तो मैं अब यहां लिखता हूं इसने कितना खर्चा किया होगा। मैंने कहा सर इसने V1 खर्चा किया, मैं मान लिया एक V1 वोल्टेज खर्चा किया, सही बात है। तो R2 ने कितना खर्चा किया, सर R2 ने भी कुछ खर्चा किया होगा, V2 वोल्टेज खर्चा किया है। तो R3 ने कितना खर्चा किया होगा, V3 खर्चा किया होगा। सिंपल सी बात है, सही बात है, ठीक। तो वही मैंने कहा कि जो टोटल वोल्टेज है, ये जो टोटल वोल्टेज है वो बट रहा है किसके अंदर, V1, V2 और V3। यानी अगर V1, V2 और V3 सबके खर्चे को जोड़ दिया जाए तो बैटरी के बराबर हो जाएगा। यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा तो V क्या है, V है आपका I जो पूरे सर्किट का, V का मतलब ये क्या है, ये पूरे सर्किट का है, ये पूरे का है। तो पूरे में क्या है, करंट तो I है पूरे के अंदर,
आर नेट, आर कितना है, यहाँ पे R1 है, R2 है, R3, बट टोटल कितना है, तो हमने कहा सर यही तो हमें निकालना है, आर नेट इज इक्वल टू V1 की वैल्यू रखो, I करंट इसके अंदर फ्लो हो रही है, R1 रेजिस्टेंस है, इसके अंदर I करंट फ्लो हो रही है, R2 रेजिस्टेंस है, इसके अंदर I करंट फ्लो हो रही है, R3 रेजिस्टेंस है, यानी I R1 I R2 I R3। अब बताओ तो क्या हो गया, I R नेट इज इक्वल टू, हमने I को कॉमन ले लिया क्योंकि सबके अंदर है, R1 प्लस R2 प्लस R3, बात समझ में आई, I गई है ना, सिंपल सा मतलब क्या है कि I कैंसल हुआ, ये I और ये I कैंसल हुआ, कितना, तो R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको देखो रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया, R सीरीज का या R नेट एक ही बात है, R सीरीज। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ा है, देखो यहाँ सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो चुका है, बढ़ गया, पहले अलग अलग थे अब टोटल ऐड हो गया है, तो यानी आर नेट सबसे ज्यादा होगा, सबसे R1 से भी ज्यादा, R2 से भी ज्यादा और R3 से भी ज्यादा होगा क्योंकि सबका ऐड हो चुका है। चलिए अब अगली चीज देख लेते हैं, है ना, चलो इसको दोनों एक साथ देखेंगे। अब हम देख लेते हैं पैरेलल वाली बात कर लेते हैं। चलो पैरेलल सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो क्वेश्चन ही ऐसा लगता है कि किलो के हिसाब से इस पे आते हैं। पैरेलल तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सटीक चीज बताऊंगा जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। चलिए सबसे पहले ध्यान से देखो पैरेलल क्यों बोला गया, आप पहचानेंगे कैसे। तो बेटा एक चीज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कम बार आपको बताया जाएगा। ये देखो ये जो V है बैटरी का जो वोल्टेज है, अभी हमने कहा था ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। डिफरेंस का क्या मतलब होता है, दो चीजों का डिफरेंस। अब ये V है, इसका मतलब ये V और जीरो का डिफरेंस है, ये V और जीरो का डिफरेंस है, बात समझ में। जैसे मैंने कहा कि ये जो आपका नंबर 2 है, ये नंबर 2 नहीं है, ये दो नंबरों का डिफरेंस है, ये दो नंबरों का डिफरेंस है। तो आप कहोगे सर दो नंबरों का डिफरेंस का मतलब क्या है, कि हो सकता है ये 3-1 हो सकता है ये 4-2 हो, हाँ ऐसा। बट जब आपको कुछ भी नहीं पता तो हम क्या कहेंगे, ये 2-0 है, ये क्या है 2-0 है, यानी डिफरेंस है। तो सेम पैटर्न से जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है, पोटेंशियल दिया जाता है, तो बैटरी का प्लस का मतलब V और माइनस का मतलब जीरो, माइनस का मतलब जीरो, तो डिफरेंस आया कि नहीं आया, तो एक प्लस का मतलब हाई वोल्टेज और जीरो का मतलब लो वोल्टेज। चलो ठीक है, अब हमको रेजिस्टेंस के अंदर क्या समझना है वो समझो। एक बात बताना, अगर ये V वोल्टेज है तो हम चले 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 चले, इसको भी मैंने V वोल्टेज लिखा, क्यों, एक बात बताओ, यहाँ पे देखो अगर R है तो खर्चा होगा, अगर तार के अंदर आर है ना, तो एक नारा, इसका भी एक नारा, जैसे मैं हमेशा नारा देता हूं, हर तार पे आर होता है, ये तो बात समझ में आ गई है ना भाई। एक तार है तो उसका आर रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपको तार के अंदर R1 R2 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो तार है उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, यानी कोई खर्चा नहीं होगा। यानी अगर यहाँ पर V था, यानी मान लो 10 था तो 10 ही रहेगा, यहाँ पे भी कोई खर्चा नहीं होगा, यहाँ पर भी V होगा, सही बात है। ऐसे ये जीरो है, ये जीरो। अब एक बात बताओ, इस एंड पर, इस एंड को ध्यान से देखो, इस एंड को ध्यान से देखो और इस एंड को ध्यान से देखो, ये क्या दो एंड हैं, दो एंड के बीच में R1 भी है, R2 भी है, R3 भी है, और इन दोनों का वोल्टेज कितना है, V-0, 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 सबका वोल्टेज क्या है, सेम, सबका वोल्टेज क्या है, सेम। यानी जब आपको दिख जाए दो रेजिस्टेंस या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस जिनके बीच में वोल्टेज क्या है, सेम है, तो क्या कहोगे आप, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखो सेम नहीं है, यहाँ पे R1 V1 ले रहा है, तो मान लो यहाँ पे कुछ और बचेगा, तो यहाँ कुछ और बचेगा, तो यहाँ अलग अलग थे, खर्चा हो रहा था, यहाँ सब के सब V और जीरो के बीच में है। इस तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए आगे, अब फिर वही बात बताओ सर, अच्छा तब R1 भी तो अपने ऊपर खर्चा करेगा, हमने कहा हाँ बेटा V सब सेम है, तो V देखो मैंने लिखा ना, V1 मान लिया मैंने, ये R1 का V1 है, तो V1 इज इक्वल टू I1 R1, V2 इज इक्वल टू I2 R2 और V3 इज इक्वल टू I3 R3। ओम्स लॉ लग रहा है, सबके अंदर ओम्स लॉ लग रहा है, बट हमको तो जब वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है। अब एक बात बताना बेटा, एक बात सिंपल सी बताओ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बताना। यहाँ पे देखो ओम्स लॉ मैं कहाँ लिखूं, यहाँ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बताना यहाँ पे कि आपका V इज इक्वल टू आई आर है, V इज इक्वल टू आई आर है।
आपका v कांस्टेंट है, आपका v कांस्टेंट है, हमने इस पे चर्चा बहुत पहले की है बेटा। जब आपका v कांस्टेंट है लेकिन r आप चेंज कर रहे हो, r क्या कर रहे हो, चेंज, तो अगर r चेंज हो रहा है, हट रहा है, बदल रहा है, तो r आप कर रहे हो चेंज, तो बताओ i भी तो चेंज होगा, आई भी तो चेंज होगा बेटा, आई भी तो चेंज होगा। तो वही हम कह रहे हैं कि वी तो सेम है लेकिन यहाँ पे कुछ और करंट फ्लो होगी, यहाँ पे कुछ और करंट फ्लो होगी, और यहाँ पे कुछ और करंट फ्लो होगी, कुछ और करंट फ्लो होगी। तो इसको हमने माना I1 करंट फ्लो हो रही है, इसमें हमने माना I2 करंट फ्लो हो रही है, इसमें हमने माना I3 करंट फ्लो हो रही है। क्यों? वोल्टेज कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ करंट भी चेंज होगा। सभी करंट निकल आई। I1 देखो यहां से कुछ नहीं, पहले ओम्स लॉ लिखो सबके अंदर, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। फिर आपको I1 चाहिए V1 बाई R1, I2 चाहिए V2 बाई R2, I3 चाहिए R3 V अपॉन यानी V3 अपॉन R3। तो ये आपको करंट मिल गई, ये आपको करंट मिल गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, डायरेक्ट यही पूछा जाएगा, मैं फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। चलिए अब यहाँ पे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अरे भाई वोल्टेज तो सेम है, वोल्टेज क्या है, सबका सेम है, तो क्या लगेगा सर? तो ये लगेगा आई नेट। यहां से टोटल करंट कितनी निकली, मैंने माना वो जो टोटल करंट है वो निकली थी आई, टोटल करंट कितनी निकली थी आई, तो वो जो आई है किसके बराबर होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी इन्हीं तीनों में तो बटी है। फिर यही करंट जाके देखो, यही करंट आएंगी, यहीं आएंगी, यहीं आएंगी, फिर से तीनों मिल जाएगी, और फिर तीनों मिलने के बराबर बाद आई बन जाएगी, आई बन जाएगी। तो यानी आई नेट, अब सब करंट जोड़ दो, आई नेट क्या, V अपान आर नेट है ना, क्योंकि आप रेजिस्टेंस नेट ले रहे हो तो इसको भी ध्यान देना है। ये आप ये पूरे सर्किट का इधर हो गया, इज इक्वल टू V अपान R1, V अपान R2 और V अपान R3। सब के अंदर से V कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान R नेट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे जुगाड़ हैं। जुगाड़ क्या है ये देखो, ये जो R नेट है ना बेटा वो कम हुआ है, R नेट देखो वो क्या हुआ है, कम हुआ है। और सबसे छोटा, सबसे छोटा का मतलब जो आपका आर नेट आएगा, अभी तो एलसीएम वगैरह लिया है, जब आपका आर नेट आएगा, जो आपका आर नेट आएगा R1 से भी छोटा होगा, R2 से भी छोटा होगा, R3 से भी छोटा होगा, अभी क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा। ठीक, इस बात को याद रखना, वहीं आपको बता दूंगा। मान लिया ये वाला देखो, अच्छा ये तो 3 के लिए है, 4 के लिए, ऐसे करते जाओ, R4 R6 जो भी है करते जाओ। अक्सर 2 के लिए पूछा जाता है, नॉर्मली 2 के लिए। तो 2 के लिए ना सबसे आसान आपको एक फार्मूला याद रखना है। देखो अब पहले मैं डिराइव करवा दे रहा हूँ, ये R1 है, ये R2 है, देखो है ना, R1 है, R2 है, यहाँ आपका ऐसे, तो कैसे पहचानोगे आप, पैरेलल है इसलिए पहचानोगे। देखो यहाँ पे कुछ और करंट जा रही है, नीचे कुछ और करंट जाएगी, है ना, दोनों, एक और चीज, दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में 2 लोग हैं, दूसरा पहचान तो जाओगे। 1 अपान आर नेट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, R1 R2 का एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या होगा, R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1 एक ही चीज। लेकिन ये देखो नीचे है ना, नीचे पलटना पड़ेगा आपको, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। तो आर नेट इज इक्वल टू R1 R2, यानी दोनों पहले मल्टीप्लाई और दोनों ऐड, तो दोनों क्या हुए हैं, मल्टीप्लाई, और नीचे क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं, M से मल्टीप्लाई और A से ऐड। ठीक है ना, तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाएगा। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आए हुए हैं, तो यहाँ पे भी हमको बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। जैसे आपसे मैं कह रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10 रेजिस्टेंस मेरे पास हैं और सब कितने ओम के हैं, R ओम के, सब R के हैं, सब R ओम के हैं, सीरीज के अंदर कनेक्ट हैं। तो R सीरीज में क्या होता है, ऐड कर दो, R प्लस R प्लस R प्लस 10 बार आपने ऐड किया तो क्या हुआ, 10R, R नेट क्या हुआ, 10R। तो इसका आसान तरीका क्या है बेटा, NR, यानी R है कितने लोग हैं, सिंपल है, आपने कितने को ऐड किया, 10 को, सब ऐड हुए ना, सबका R है तो 10 लोगों को ऐड किया, तो 10 गुणे R, तो यही देखो 10 गुणे R हो जाए कि नहीं, N का मतलब कितने लोग हैं, 10 गुणे R डायरेक्ट। तो सबसे ज्यादा इसका यूज होता है पैरेलल के अंदर, सबसे ज्यादा इसका यूज होता है पैरेलल के अंदर। देखो ध्यान से, जैसे 4 रजिस्टर हैं पैरेलल के अंदर और सब R हैं, ईच यानी इक्वल दिए हैं, मतलब अगर आपको दिया हुआ है 5 ओम के हैं तो सब 5 ओम के दिए रहेंगे, तो R R R R। पहला तरीका आप सॉल्व करोगे इस तरीके से, 1 अपान R प्लस 1 अपान R प्लस 1 अपान R 1 अपान R, फिर आप एलसीएम लोगे, फिर सबका 4 बाई R आएगा, फिर उसको पलटोगे, पलटने के बाद क्या आएगा, R बाई 4। ठीक है, अच्छी बात है, आपने सॉल्व किया।
अब मेरा तरीका क्या है बेटा, जो ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा जो भी चीज है, सीधा R बाई एन। R का मतलब जो आपको रेजिस्टेंस दिया है, N का मतलब कितने लोग हैं। अब बताओ R दिया हुआ है, एक कितने लोग हैं, 1 2 3 4, R बाई 4, देख लो डायरेक्ट आंसर आ गया। चलो अब हम देखते हैं सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। कम आया है बट एक बार फिर भी इसको देखते हैं। पहले सीरीज का देखते हैं। जब आपने सीरीज को जोड़ा है तो इसमें लेस वायरिंग आपने की है। क्या किया है, लेस वायरिंग, ज्यादा वायरिंग करने की जरूरत नहीं है। सीरीज सर्किट रिक्वायर लेस वायरिंग, तो पहला लेस वायरिंग हो गई है ना स्विच। कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कॉस्ट इफेक्टिव यानी लेस वायरिंग है तो कॉस्ट इफेक्टिव, यानी ये दोनों पॉइंट एक ही है ना, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट आप रिलेट कर सकते हो कि इसमें वायरिंग आपको कम करनी पड़ेगी और कॉस्ट इफेक्टिव आपका पड़ेगा। इजी टू कंस्ट्रक्ट है, सही बात है, एनालाइज करने के लिए और कंस्ट्रक्ट बनाने के लिए आपका सिंपल सर्किट है, सिंपल है तो इजी, ये भी आप लिख सकते हैं। वोल्टेज डिवाइडर, अब सीरीज कैन बी यूज टू क्रिएट वोल्टेज डिवाइडर, यानी हर रेजिस्टेंस को अलग अलग वोल्टेज मिलेगा, हर रेजिस्टेंस को अलग अलग वोल्टेज मिलेगा। विच आर यूजफुल फॉर मेजरिंग और कंट्रोलिंग द वोल्टेज अक्रॉस अ कंपोनेंट। तो आपको क्या होगा, मान लो अलग अलग वोल्टेज सबको देना है तो आप ये वाला यूज कर सकते हो। तो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि आपको मान लो 5 डिवाइस है और सबको हमें अलग अलग वोल्टेज चेक पर काम करवाना है तो आप सीरीज जोड़ोगे। दूसरा, ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, सीरीज सर्किट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट बाय एडिंग अ फ्यूज। तो हाँ फ्यूज, अच्छा बीच में क्या कर सकते हो, मान लो एक है जैसे सीरीज है ना, तो ये पहले बता देता हूं, एडिंग अ फ्यूज और ब्रेकर। मान लो ओवर सर्किट हो गया है, ओवर करंट का है, सर्किट प्रोटेक्शन है, कुछ भी ऐसा करना है तो आप क्या करोगे, कहीं पर भी यहाँ यहाँ या कहीं पर भी आप क्या कर दोगे, फ्यूज वायर जोड़ दोगे। तो यानी आपका फिर बहुत ज्यादा जब करंट फ्लो होगी टूट जाएगा तो आगे का पूरा सर्किट आपका बच जाएगा, है ना। देखो मान लो यहीं पे करंट नहीं फ्लो हुई है, ये आई, ये R1 में ही करंट नहीं फ्लो होगी तो R2 में भी नहीं फ्लो होगी, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। ये सारी चीजें कितने मस्त चीजें हैं, है ना। डिसएडवांटेज क्या है, सर्किट ब्रेक। अब देखो ये डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंट है। इफ अ लैम्प ब्रेक अ कंपोनेंट इज डिस्कनेक्टेड द सर्किट इज ब्रोकन ऑल द कंपोनेंट स्टॉप। उसी का उल्टा देखो, इसी का उल्टा कि अगर आपका सर्किट एक जगह से ब्रेक हुआ है ना, एक जगह से ब्रेक हुआ है तो पूरे ऑल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे। यानी अगर R1 आपका खराब हुआ है, अगर आपका सिंपल से ना, तो ये लॉजिक खुद यूज कर सकते हो, मैं ना भी बताऊं तो भी। अगर आपका मान लो ये R1 है, R1 किसी वजह से खराब हो गया है तो आगे वाले में भी करंट फ्लो नहीं होगी, यानी पूरी सर्किट आपकी खराब हो जाएगी, है ना। नुकसान एक का हुआ लेकिन उसको ले गया, डुबा दिया सबको। चलो आओ अगला, इफ वन बल्ब इन द सीरीज सर्किट फेल, एक बल्ब अगर फेल हो गया है द सर्किट इज इंटरप्टेड एंड द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट कंटिन्यू, सेम वही पॉइंट है। चलो अब आते हैं हम लोग पैरेलल सर्किट पे। इससे क्या क्या एडवांटेज है, तो अब यहाँ मैंने बताया इसके इक्वल वोल्टेज, यानी पैरेलल में सबको सेम वोल्टेज मिलेगा, इक्वल वोल्टेज पहला। इंडिपेंडेंट डिवाइस, यानी अगर एक डिवाइस आपकी फेल या डिस्कनेक्ट हो जा रही है उससे अगली डिवाइस पे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहीं पर देखो बेटा, यहीं पर देख लो आप लोग कि अगर I1 यानी R1, अगर आपका R1 खराब हो गया है तो I1 करंट इसके अंदर फ्लो नहीं होगी, लेकिन I2 I3 का क्या लेना देना है, वो तो अपना आराम से फ्लो होगी, है ना। तो सिंपल ये बात है, आप इसको ध्यान देंगे। आगे लो रेजिस्टेंस, अभी आपसे बोला गया था कि पैरेलल सर्किट के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो हो जाता है लो, तो उसकी वजह से करंट और पावर आउटपुट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। तो ये क्वेश्चन मजेदार है, यहाँ आप लिख सकते हो ये वाला, है ना। तो करंट क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी, और पावर करंट बढ़ेगी तो आगे पढ़ेंगे पावर बढ़ जाएगी। इजी टू कनेक्ट, इट इज इजी टू कनेक्ट और डिस्कनेक्ट अ न्यू डिवाइस विदाउट अफेक्टिंग द अदर, ये भी बात सही है ना। ये सारे पॉइंट मैंने बहुत चूज करके एकदम बढ़िया वाला वहां से, है ना, सेलेक्ट करके कई जगह से आपको देख रहे हैं, सर्च किया है, सेलेक्ट किया है, तब ये इट इज इजी टू कनेक्ट और डिस्कनेक्ट अ न्यू डिवाइस, तो आप कर सकते विदाउट अफेक्टिंग द अदर, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इजी एक न्यू डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। लेस अफेक्टेड बाय चेंज, पैरेलल सर्किट में लेस कंपोनेंट वैल्यू ड्यू टू टेम्परेचर एजिंग। चलो ये अलग हमारे लिए पॉइंट नहीं है ना, इस पॉइंट को हटाते हैं, है ना, ये पॉइंट हमारे लिए कोई, है ना। आगे प्रॉपर करंट, ईच डिवाइस रिसीव द प्रॉपर करंट, सही बात है, ये वाला पॉइंट सबसे अच्छा है कि ईच डिवाइस रिसीव द प्रॉपर करंट बेस्ड ऑन इस रेजिस्टेंस, ये पॉइंट सबसे अच्छा है। जिसका जैसा रेजिस्टेंस रहेगा वैसा उसको करंट मिलेगी, कैसे मिलेगी आपको यहाँ ध्यान दीजिए मेरी बात को। हमने कहा यार V सर, V इज इक्वल टू, हमने देखा था कि IR होता है, हाँ IR, V तो सेम रहता है, इसका मतलब जो आपकी करंट होगी वो V बाई R, तो V तो सबको सेम मिल रहा है, V तो सबका क्या है, सेम है, सबका सेम है,
तो आपका जैसा रेजिस्टेंस रहेगा, है ना, जैसा रेजिस्टेंस रहेगा वैसा आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो देख लो वही सेम है, यहाँ मैंने अच्छे से बता दिया। अगला डिसएडवांटेज क्या है, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ वायर, बहुत ज्यादा वायर है इसका डिसएडवांटेज। यू कैन नॉट इंक्रीज और मल्टीप्लाई, सही बात है, आप वोल्टेज का मल्टीप्लाई या इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। पैरेलल कनेक्शन फेल व्हेन द यूनिट नीड्स पास द सेम अमाउंट ऑफ करंट, अच्छा ये भी है, कब फेल होता है इसको भी ध्यान रख लेना, जब आपको करंट सेम पास करवानी हो। तो यहाँ तो सेम पास होगी नहीं, अलग अलग पास होगी, तो इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। अब देख लो, है ना, सीरीज और पैरेलल कहाँ कहाँ होता है, तो अपने घरों के अंदर कहाँ, देखो यहाँ लिखा हुआ है रेजिडेंशियल वायरिंग, यानी अपने घरों के अंदर जो घर होते हैं, होम होते हैं, है ना, होम जो हमारे घर हैं, इन सब के अंदर पैरेलल कनेक्शन होता है, तभी वोल्टेज क्या होता है, सबका सेम मिलता है। और ये देखो पूरी चीज़ क्या क्या सबके अंदर है ना, तो अच्छे से मैंने कि अगर यहाँ पाथवे लीनियर होता है, यहाँ बैटरी का से करंट निकला सबके अंदर जाएगा, सेम जाएगा, वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट कांस्टेंट रहता है, लेस रिलायबल होता है, ये सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, है ना, हमेशा की तरफ। सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है ना, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। सबसे पहले आपने क्या किया है, आओ देखते हैं, 5 इक्वल पार्ट में कट किया। अच्छा सर, 5 इक्वल पार्ट का मतलब क्या है, एक पार्ट का L/5 ना, जिसे आपने एक वायर लिया, एक रेजिस्टेंस है, वायर ऑफ आर है, तो आपने ये पूरी, अच्छा इसको हटाते हैं पहले, चलो, यानी आपने कोई एक लंबा सा वायर लिया है, इसको 5 पार्ट में कट किया है ना, 5 पार्ट में, तो एक का कितना हो जाएगा, L/5, है ना, L/5। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो देखो ये आपका मान लो एक लेंथ है, ये आपकी L लेंथ है, आपने इसको 5 पार्ट में कट किया है, 5 पार्ट में, 5 पार्ट में कट किया है, तो क्या 1/5, यानी एक L/5, दूसरा भी L/5, तीसरा भी पार्ट L/5, जितने पार्ट में कट किया है ना, जैसे तो आपने 2 पार्ट में कट किया तो 1/2 1/2, 3 पार्ट में कट किया 1/3 1/3, 4 पार्ट में कट किया है तो 1/4 1/4 1/4 1/4, 5 पार्ट में किया 1/5, 1 का मतलब क्या है, वो भाई टोटल लेंथ L है, तो अगर टोटल लेंथ L/5 है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा, R/5। ये तो आपने पढ़ा होगा ना ये जो आप पढ़ के आए हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी अगर लेंथ आपका 1/5 हुआ तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो अब आपसे क्या कर रहा है, दिस पार्ट एंड देन कनेक्टेड इन द पैरेलल है ना, क्या हुआ है, पैरेलल, ओके, आपने क्या कर दिया है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। अब एक सिंपल सी बात है, कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग देखो मैं बता रहा हूँ ये वाला करेंगे, अच्छा सर पैरेलल में कनेक्ट किया है, 1/L इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रखेंगे क्या, R/5 प्लस R/5 ये करते हुए जाएंगे, है ना, ये वाला हम ये मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंपल सी बात हमने आपको बताया था, क्या करना है, R/n, क्या करना है बेटा, R/n करना है, R/n। तो R क्या है आपको, R/5, ये देखो R क्या है आपका, R/5 है, और कितनी बार आपने ऐड किया है, 5 बार, यानी R/5 डिवाइड बाई 5, यानी R/25 आपका आएगा। तो आपको रेशियो क्या पूछा, देन द रेशियो, अब यहाँ पे भी ध्यान देना, आपसे रेशियो पूछा है, रेशियो किसका पूछा है, R/R', R/R', तो यहाँ पे ध्यान देते हैं R/, तो ये वाला मेथड मत यूज करना, ये वाला जो मिटा रहा हूं मैं, ठीक, इसमें गलतियां आपसे हो सकती, मैं इसलिए कह रहा हूं। चलो, तो आपसे पूछा है R/R', ठीक, R तो आपका R था पहले वाला, R' कितना आया है आपका, R/25, R/25, बात समझ में आ गई। तो R R कट जाएगा, तो ये कितना आएगा आपका 25, बात समझ में आ गई। तो ये आंसर, कई जगह आपको R/20, आपको रेशियो पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, तो क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला, अगली चीज क्या है, 2 LED बल्ब ऑफ 12 वाट एंड 6 वाट are connected in series. If the current through 12 watt bulb is 0.06 ampere, the current through is a, अब देखो एक सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन कहाँ का आ गया है, ये वाट दिया है ना, वाट, वाट पावर की यूनिट होती है, बट कोई ना, पावर की यूनिट है, यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, अपने दिमाग से, कि सर इसको हमने सीरीज के अंदर कनेक्ट किया, किसके अंदर, सीरीज के अंदर, जो पहले करंट रहेगी वही करंट अब भी रहेगी, यानी करंट सेम रहेगी, पहले करंट 0.06 एम्पियर थी, अब भी करंट वही रहेगी। 2023 का क्वेश्चन। अगला, इफ अ पर्सन है 5 रजिस्टर ईच ऑफ वैल्यू 1/5, है ना,
तो ई 1/5 सबकी वैल्यू उसने 1/5 दिया है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछा है। अब एक बार बताओ बेटा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब आएगा? हमने कहा सर जो मैक्सिमम आता था, ज्यादा आता था, वो सीरीज के अंदर आता था। तो एक तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना, किसके अंदर? तो हमने कहा सर वो सीरीज के अंदर मैक्सिमम रेजिस्टेंस आता था। क्या करते थे सीरीज के अंदर? सबको जोड़ देते थे। तो या तो सबको जोड़ दो 1/5 1/5 1/5, है ना। यहाँ या मेरा सिंपल तरीका भाई क्या हो, NR के बराबर, सीरीज में NR आपने पढ़ा RF NR, तो कितना है एक का 1/5, कितने आपने ऐड किए हैं 5, तो 5 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1। ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, अगर किसी को ध्यान दो, यहाँ से बोल रहा हूँ, है ना। देखो NR के बराबर है, बात समझ में आई। यहाँ NR के बराबर है यानी मल्टीप्लाई, और पैरेलल में हमने डिवाइड किया हुआ है। ये दोनों दिमाग में अपने रहना चाहिए, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। अगला, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी यूज मेड यूजिंग 4 रजिस्टर ईच ऑफ 2 ओम, ईच ऑफ 2 ओम। तो यानी सीरीज में फिर से 2 चौक 8, 4 रजिस्टर हैं, सबको सीधा 4 रजिस्टर हैं, 2 के, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया। अगला फिर वही देखो बार बार क्वेश्चन 2020 में कितने क्वेश्चन रिपीट। द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर ईच ऑफ 1/2, सब 1/2 के हैं, पहले 2 के थे अब 1/2, 4 इंटू 1/2 कितना आया 2, है ना। इस बार 2, ये ध्यान देना है आपको। चलो अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। आपको फॉलोइंग सर्किट का सबको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये आपका रिवीजन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 1 बाय 1 इस पे चर्चा करते हैं, है ना। 2021-22 में आपका आया हुआ है। चलो क्या हुआ है पहले ध्यान से देखते हैं, ध्यान से कौन कौन से लोग क्या क्या है। सबसे पहले देखो इन दोनों को लो, जो था पहले साथ साथ में दिख रहे हैं, यानी देखो बहुत ध्यान से इसको मैं जो बता रहा हूँ उसको, पहले R3 और R4 हमने लिया, पहले क्या लिया R3 और R, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा है। पहले हमने R3 और R4 को लिया, क्यों? इसकी मुंडी जुड़ी हुई है। कुछ लोग कहेंगे सर क्या इसकी मुंडी नहीं जुड़ी? सर जुड़ी तो है, लेकिन बीच में देखो, बीच में ये देखो, ये बीच में देखो, है ना, कोई और पास हो रहा है, तो यहाँ हट जाएंगे हम। तो पहले सीधा सीधा लेते हैं, सिंपल सा लेते हैं। तो 10 और 10 कितना हो गया? हमने कहा ये 10 और 10 20 हुए, हमने इसको R डैश माना, नया वाला। अब एक बात बताओ, R डैश एंड R2, अब ये दोनों, ये जो R3 R4 और ये क्या नाम है 20, ये आपस में पैरेलल है कि नहीं है ना। अलग से सर्किट बना देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो कि देखो, पहले अलग से सर्किट बनाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे पास आए हैं तो ठीक होके जाएंगे। चलिए, है ना, एक यहाँ और यहाँ से कुछ लोग और हैं। तो हमने कहा कि ये 10 है और ये भी 10 है और ये अपना 20 है। तो क्या है इसका मतलब, ये 10 और 10 क्या है सीरीज के अंदर, और ये 20 क्या है उसके देखो पैरेलल में लगा हुआ है ना, उसके पैरेलल में लगा हुआ है, इसके पैरेलल में हमने डिस्कस कर लिया है, पैरेलल में लगा है। इसका मतलब ये दोनों, तो 10 10 का क्या हो गया 20, तो यानी ये R डैश और R2, R डैश का मतलब इन्हीं 10 और 10 का सम, ये दोनों पैरेलल में। अब पैरेलल में कैसे निकालोगे? सबके अपने अपने तरीके, बट मेरा आसान तरीका, ये भी 20 ये भी, यानी ये कितना हो गया देखो, है ना। इसको अलग से फिर से बना लो, एकदम सिंपल। चलो मैं पूरा एक्सप्लेन करके सर्किट तोड़ के दिखा रहा हूँ। ये 20 और नीचे भी कितना है 20, तो 20 आधा, सेम का क्या होगा आधा होगा, नहीं यकीन देख लो। तो ये भी है ना, सेम का क्या होगा आधा, तो 20 का क्या हो जाएगा, कैसे देखो सर हमको नहीं समझ में आया। तो हमने कहा यार R डैश, हमने बताया था कि R जो होता है वो R बाई एन, R कितना आपको दिया है 20, कितनी बार है 2 बार, कितना आएगा 10 आएगा। तो देख लो R/2 यानी कितना आ गया आपका 10 आ चुका है ना। ये आप समझ में आ गया, अब 10 आ चुका है। अब क्या है, अब तो यार सारे के सारे सीरीज के अंदर हो गए हैं। कैसे सर, हम नहीं समझ में आया, एक बार और सर्किट तोड़िए। देखो अब ये आपका R1 बचा हुआ है 10, ये आपका R1 बचा हुआ है, और ये जो आपने पूरा निकाला है R, ये जो आपने पूरा निकाला है R नेट जिसे मैं बोलूँगा, ये भी तो 10 आया है, तो ये भी 10 आ गया है। और ये जो आपका R5 है, R5 ये कितना है 20 है, R5 कितना है 20 है, तो 20 10 30 10 40, तो ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलो अगला, 3 रजिस्टर 10 15 और 5 ये पैरेलल के अंदर कनेक्ट हैं, इक्विवेलेंट आपसे पूछा गया, तो आपने वही आसान, भाई दो 3 है ना, तो आपको इस मेथड से चलना पड़ेगा। अब
2 से ज़्यादा जब होंगे इस मेथड से 1/10, 1/15, 1/5। अब कुछ लोग क्या करेंगे, सर एलसीएम क्या लें, हमको कुछ समझ में नहीं आता, हमको कुछ समझ में नहीं आता एलसीएम। कुछ लोग ऐसे बनाएंगे, अच्छा बचपन वाला 10, 15, 5 ऐसे ऐसे है ना, ऐसे नहीं है, बच्चों वाला नहीं करना है। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ जो आपकी पूरी फिजिक्स के अंदर लग जाएगा। मैथ का भाई तुम लोग देखना, मैथ मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं फिजिक्स के अंदर बता रहा हूँ, क्लास 12 तक आपका लग जाएगा, नीट दे लेना, चाहिए भी दे देना, है ना, सब लग जाएगा। उसका आसान तरीका क्या है, कोई भी ऐसी वैल्यू चूज कर लो, कोई भी ऐसी वैल्यू चूज कर लो जो तीनों से कटती हो, कोई भी ऐसी वैल्यू चूज कर लो। वैसे नॉर्मली क्या होता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो चूज की जाती है, बट ध्यान ये देना होता है जो सबसे कट जाए, जो सबसे, तो मैंने एक वैल्यू ले ली है 30, 10 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, कोई वैल्यू, तुम 60 ले लो, तुम 90 ले लो, कुछ भी ले लो जो दो इन तीनों से कट जाए। अब देखो 10 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 15 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 5 कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, हो गया। तो 6 2 8, 8 3 11, 11/30। अब गलती क्या होती है जल्दबाजी में, भाई ये नीचे है, ये कहाँ है, नीचे है, इसको पलटो, ये नीचे है, ये क्या है, नीचे है, तो अगर नीचे है तो इसको पलटना पड़ेगा, यानी इसको ऊपर लाना पड़ेगा। तो अगर इसको ऊपर लेकर आओगे तो ये भी तो पलटेगा, ये भी तो पलट जाएगा, तो यानी 30/11 यानी 2.73, यहाँ गलतियां होती। अगला क्वेश्चन है ना, ये वाला थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, ये वाला। चलो आपको ये पूरा दिया हुआ है, एक सीरीज है, एक पैरेलल है, हमने पहले ही बात किया था सीरीज और पैरेलल में आपकी हमने बात किया था। सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ये सबको पता है, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और इसमें रेजिस्टेंस कम हो जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम। इसने सीधा पूछ लिया इनका बताओ कौन सा स्लोप सही रहेगा। अब सिंपल बताओ, स्लोप क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी V/I इज इक्वल टू R। हमने अच्छे से इस पर डिस्कशन किया हुआ है, हमने बहुत अच्छे से इस पर डिस्कशन किया हुआ है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो वहां का अच्छे से देखे। स्लोप, स्लोप क्या होता है, एंगल। अब बताओ, सीरीज का एंगल ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सीरीज का रेजिस्टेंस देखो, एंगल और रेजिस्टेंस, यानी सीरीज का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो सीरीज का एंगल ज्यादा होना चाहिए, यानी जिसमें एंगल ज्यादा है, तो एंगल किसमें देखो ज्यादा है, इसमें, सीरीज का एंगल। यहाँ पे देखो, यहाँ सीरीज का एंगल बस इतना है और यहाँ सीरीज का एंगल इतना ज्यादा है, तो यानी ये वाला सही होगा। चलिए अगला, ये क्वेश्चन मैं कह रहा था इंपॉर्टेंट, देखो लगाया है ना, स्टार लगाया है, ये इसलिए वीआईपी क्वेश्चन, कि यहाँ से आपको वो क्वेश्चन सारा सॉल्व आएगा। तो ये देखो पूरा आपको दिया हुआ है, सबसे पूछे यही एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना तो आपका आगे सारा आसान हो जाएगा। हमने कहा बेटा घबराना नहीं है, कुछ नहीं घबराना है, सर्किट देकर घबराना नहीं है, क्या करना है, सिंपल देखो, पैरेलल के अंदर है, जो 12 वोल्ट ये है तो 12 वोल्ट ये भी होगा, यानी सब सेम होंगे, यानी यहाँ पे कितना वोल्ट होगा, है ना, हमने कहा ये 12 वोल्ट है ना, ये 12 वोल्ट है और ये कितना रहेगा अपना 0, तो सही बन जाएगा, यानी सबको आपने 12 वोल्ट दिया है। V इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, सब में लगा दो ओम्स लॉ। I1 R1, भाई मान लिया I1 करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर, I1 तो R1 10 20 30 कुछ नहीं, तो V इज इक्वल टू I1 R1, I2 R2, I3 R3। आपने अभी ओम्स लॉ लगाया, बेसिक लगाया, कुछ नया नहीं लगाया। आपको क्या चाहिए, I1 करंट चाहिए, V अपान R1, V 12/10, फिर ये V कांस्टेंट है 12/20, फिर V कितना है 12/R3, सबकी करंट आ गई, यानी 0 1.2 0.6 0.4। अब सारी करंट को ऐड कर दो, अब सारी करंट को अगर ऐड कर दोगे, सारी करंट को ऐड कर दोगे तो देखो जो आपका क्वेश्चन पूछा है सी वाला टोटल करंट, तो यहाँ अलग तरीके से निकाला है, बट यहाँ सीधे जब आप सारी करंट को ऐड कर दोगे तो यहाँ निकाल लो आई टोटल। जब आपने सारी करंट को ऐड कर दिया है तो यानी देख लो सबको ऐड किया तो कितना आएगा आपका 2.21, यानी सबको ऐड कर दो ना, 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.4, सबको ऐड करोगे तो देखो 6 4 10, यानी 2.2 करंट आपकी आ गई। बात समझ में आएगी मोटी। चलो एक तरीका तो ये हो गया, हाँ एक तरीका दूसरा 1/R। अच्छा एक और करंट अगर आ गई है आपकी तो यहाँ से आप दूसरा तरीका भी अख्तियार कर सकते हैं, और वो क्या है आपका कि आप रेजिस्टर वो निकाल सकते हैं V इक्वल टू आई आर से, है ना। तो देखो तो V इज इक्वल टू आई टोटल, यहाँ से अभी आगे मैं सिखा रहा हूँ आपको, आई टोटल इंटू आर टोटल। तो यहाँ से आप आर टोटल भी निकाल सकते हैं, आपको अलग से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं पूरा निकलवा रहा हूँ कि इन केस अगर ये ना पूछे, खाली इतना पूछ ले तब कैसे निकालोगे, तो बच्चे कंफ्यूज है, सारे स्टेप चलना है। तो पहला स्टेप आपका हो गया, दूसरा 1/R पैरेलल सबका निकालो, 1/10 1/20 1/30 सब निकालो। मैंने फिर कहा था सर एलसीएम कैसे लें, मैंने कहा था कोई भी ऐसी गिनती लेना, कोई भी ऐसी गिनती लेना जो सबसे कट जाए,
सबसे कट जाएगा 60 मैंने ले लिया। देखो 10 कितनी बार जा रहा है, 6 बार, 20 3 बार, 30 2 बार, 11/60। जब आपने 11/60 लिया है तो 5.45 आपका आर आ गया है। तो v इज इक्वल टू आई टोटल आर टोटल। अब v आपको पता है, आर टोटल आपने निकाल लिया है, तो आई टोटल आपको मिल जाएगा। तो कैसे भी तरीके से आप कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, जैसा आपको बेटर लगे। चलो तब तक मैं चाय पी रहा हूं, आप नीचे क्वेश्चन देखिए 34। ओ क्या हुआ गाइस, हाँ क्वेश्चन नंबर 34 आप देखिए। 34 में आपसे कहा गया है 3 रेजिस्टेंस आपका है 9 ओम का है, तो आपको जोड़ना ऐसे है कि एक 6 आए और एक 13.5 आए। देख लो, अपना दिमाग लगाओ, इस टाइप का क्वेश्चन भी आने लगा है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, आप रफ में कई सारा डायग्राम बना लो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कहीं ना कहीं आंसर मिल जाएगा। 3 ही है, पहले तीनों सीरीज में लगा दो, तीनों पैरेलल में लगा दो, 2 सीरीज में लगा दो, 1 पैरेलल में लगा दो, 2 पैरेलल में लगा दो, 1 सीरीज में लगा दो। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सारे कॉम्बिनेशन बनाओ, है ना, सारे कॉम्बिनेशन बनाओ। जैसे हमने कहा ना, एक तो आंसर लाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप सॉल्व कैसे कर रहे हो, अप्रोच कैसे कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है ना। तो जैसे मैंने कहा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक ही बार सिखा दे, मान लो 3 है 9 के दिए हैं, तो सबसे पहले अप्रोच करो, पहली अप्रोच करो कि सर एक काम करते हैं, तीनों सीरीज के अंदर लगा देते हैं, तीनों 1 2 3, तीनों सीरीज के अंदर लगा दिया। फिर एक बार क्या किया, तीनों पैरेलल के अंदर लगा दिया। एक काम करते हैं, तीनों पैरेलल के अंदर लगा दिया, ठीक। फिर एक काम करते हैं कि 2 सीरीज के अंदर लगा रहे हैं, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो 2 सीरीज के अंदर लगा रहे हैं, 1 पैरेलल में लगा रहे हैं, ठीक है सर। नहीं, फिर एक और काम करते हैं, 2 पैरेलल के अंदर लगा दो, अच्छा एक ही बात आएगी, और इधर हाँ 1 सीरीज में लगाते हैं और उसके बाद हम 2 पैरेलल में लगाते हैं। तो जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बनाओ, और इसी में आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो देखो आपको कितना लाना है, 13.5, तो यहाँ ये देखो 9 ओम है और ये 9 अब खुद बताओ, डायरेक्ट करो यार, डायरेक्ट करो, अब ये ना वो देखो 9 उसका आधा 9/2 यानी 4.5, ये मैंने तरीका आपको बताया हुआ है। कुछ लगेंगे सर ये क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे आपने कर लिया, वही तरीका मैंने कहा था, जब भी आपका पैरेलल में क्या करना होता है, R/N। कैसे किया, पैरेलल में क्या करना होता है, जब भी सी रेजिस्टेंस सेम होता है तो जो आर नेट आएगा, आर नेट वो कितना आएगा, R/N। पैरेलल के अंदर R/N आता है, तो R कितना है 9 ओम, कितनी बार है 2 बार, तो 9/2 देखो आ गया, है ना, आ गया। या और आसान तरीका, जब 2 लोग होते हैं आधा कर दो, जब 2 लोग होते हैं तो आधा कर दो भाई, R/2 का मतलब क्या, आधा करना, तो आधा कर दिया, तो देखो आ गया 4.5, तो 9 + 4.5 आ गया आपका 13। दूसरा 9 + 9, इस तरीके से 9 + 9 कितना आया 18, और 18 और 9 अब मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्वेश्चन ये वाला थोड़ा बेटर है। तो 18 × 9 यानी एक बार मल्टीप्लाई एक बार ऐड, तो यानी देखो आ गया आपका आंसर पूरा, नीचे देखो आंसर ये पूरा। तो आप, है ना, तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आई मीन हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जो मेन क्वेश्चन है सारे मैं करवा रहा हूँ। 35 देख लो, बहुत आसान है। 36 देखो, और आसान है। और उसके बाद आपको 37 खाली देखने में बड़ा हुआ है, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है, और मैंने फुल एक्सप्लेनेशन वहाँ आपको दिया है। 37 एक बार देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। वीडियो को रोको, करो आराम से, पूरा एक बार मैं ले लेता हूँ। हाँ ठीक, पूरा देख लो 37 एक बार, 38, 38 में कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरी समझ से, है ना। ये खाली बीच वाला डरावना वाला दिया है, ये बीच का ये आर है ना, ये डरावना दिया है, तो तो ये दोनों देखो, ये दोनों सीरीज के अंदर है, ये दोनों, ये 6 और 4 सीरीज के अंदर है, इसी तरीके से 3 और 3 सीरीज के अंदर है ना। चलो अगला,
39 में बताऊंगा, बाकी आपको दिख रहा है। 39 क्या, अ 6 वायर इज डबल ऑन इटसेल्फ। ये क्वेश्चन मैंने कहा था ना, इस टाइप के आएंगे तो अचानक से आपके होश उड़ जाएंगे। डबल एक रेजिस्टेंस है जिसका डबल ऑन इटसेल्फ, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। तो हमने कहा देखो ऐसे केस में क्या करना होता है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है तो A इंटू एल, और A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, ये हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है पूरा। तो अगर क्या है, वायर डबल हो गया है, डबल करने का मतलब क्या, लेंथ डबल हो गई है तो एरिया 1/2। भाई लेंथ अगर डबल होगी, देखो ए और एल में उल्टा मामला है, एक डबल हुआ है, 2 गुना हुआ है तो ये 1/2 गुना हो जाएगा। और आपको पता है अच्छे से आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, तो एल आपका 2 गुना हुआ है, एरिया 1/2 गुना हुआ है, तो यानी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो जो रेजिस्टेंस आपका है वो कितनी टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी पहले 6 ओम था अब 24 ओम्स हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद बी वाले में तो कुछ कहना ही नहीं है, बेकार है। 40 में भी कुछ करना नहीं है, 40 भी आपका एकदम बेकार है, सिंपल क्वेश्चन है, वही जो हमने पुराना वाला क्वेश्चन किया सेम वही है। 41 भी देखो, नहीं प्रैक्टिस आप खुद जरूर करना, एक बार देखो 40 रोक के देख लो, ये ऑलरेडी है ना, देख लो 42 43 ऑलरेडी डन, जो अच्छे हैं मैंने करवा दिया, जिसमें आपको कंफ्यूजन होगी। आगे 45 भी देख लो, फिर वही 46 भी सेम क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन जरूर देख लेना। 46 में जो राइट में लिखा हुआ है आर ए इज इक्वल टू आर बी, हमने किया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ रहा हूं। चलो अब आते हैं सीधा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, क्या है देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, सही बात है, अगर करंट आप पास करवाते हो तो इट जनरेट ड्यू टू द रेजिस्टेंस, हीट जनरेट करता है, ये क्या करता है, हीट जनरेट करता है रेजिस्टेंस की वजह से। वर्क डन कितना होता है हमने पहले ही पढ़ा है ना, इज इक्वल टू क्यू वी। क्यों, कहाँ से फार्मूला आया सर, हमने कहा बेटा फार्मूला यहाँ से आया, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, है ना, W बाई क्यू, तो यही फार्मूला आया, W इज इक्वल टू क्यू वी। तो पावर क्या होता है, सबको पता होता है, जो पावर होता है द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। वैसे पावर क्या होता है, अगर नॉर्मली बात करें, पावर क्या होता है, कैपेसिटी, आप कैपेसिटी की बात कर लीजिए, रेट की बात कर लीजिए, कैपेसिटी हो गई या आपका रेट हो गया, किसका रेट, ऑफ डूइंग वर्क, जो एकदम बेसिक फार्मूला आपने 9 से पढ़ के आया होगा, ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने की जो क्षमता होती है, वर्क करने की जो क्षमता होती है, यानी अगर आप वर्क कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में आप कर रहे हैं, वही आपका क्या होता है, पावर है। तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, वही वर्क क्या होती है, एनर्जी होती है, बात एक ही है। तो वर्क को ही क्या बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो वर्क बोल लो, बाकी आप एनर्जी पर यूनिट टाइम बोलो, एनर्जी कितना कंज्यूम हो रही है, वो सारी बातें एक ही हैं। चलो आगे, तो पावर क्या होगा, वर्क डन बाई टाइम। अब वर्क हमने क्या लिखा था, क्यू बाई टी, सॉरी वर्क हमने क्या लिखा, क्यू वी। अब एक बार बताओ, वी को हमने अलग किया क्यू बाई टी, अरे क्यू बाई टी ही क्या है, आई, तो यानी आपको पावर का सबसे पहला फार्मूला मिला वी आई, तो पावर का फार्मूला वी आई। तो हीट क्या होती है, पावर इंटू टाइम, हीट क्या होती है, पावर इंटू टाइम। अब सर ये फार्मूला कहाँ से आया, ये तो यार तुम आप फार्मूले गिराए जा रहे हो। हमने कहा यार पागल क्यों बन रहे हो, इधर देखो, अभी आपने पढ़ा पावर क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम, तो यही वर्क क्या होती है, एनर्जी, वही एनर्जी क्या होती है, तो आप वही, इसी को आप क्या लिख सकते हो, हीट, क्या लिख सकते हो, हीट लिख सकते हो। तो यानी आप जब हीट का फार्मूला लिखोगे तो पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, ये आपको ध्यान देना है। तो इसको डब्बे के अंदर बंद किया जाए, चलिए इसको डब्बे के अंदर बंद किया जाए, इस पूरे को।
ठीक है ना। तो ये पूरा आपका हो गया डब्बे के अंदर बंद मामला। अब आपको ध्यान क्या देना ये, अच्छा पावर वी आई। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये अब देखो V इज इक्वल टू आई आर, अब यहाँ से नए नए फार्मूले आपके जनरेट हुए हैं तो आपको याद नहीं रखना है ज़्यादा, आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है तो आपको सिंपल यहाँ से फार्मूले खुद से बना लेना। हाँ अगर रट लोगे तो आपको बहुत अच्छा है, तो बना भी लोगे रट लो। तो वैसे मेनली आपको फार्मूला क्या याद रखना है, आपको मेनली जो फार्मूला है याद करने वाला जिससे आपको, वो फार्मूला इतना है कि जो आपका पावर है, पावर, वो पावर क्या होता है, वो पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, और यही पावर W बाई टी इज इक्वल टू आपका वी आई। ये आपका मेन फार्मूला बना है, ये आपका मेन फार्मूला है। अब वर्क ही हीट होती है, वर्क ही एनर्जी होती है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वी आई है तो अब आई को आप क्या पुट कर सकते हो, वी को क्या पुट कर सकते हो, उसके बारे में अलग अलग चर्चा कर लेंगे, है ना। यहाँ पे तो एक नया फार्मूला, यानी जितने फार्मूले बनेंगे इनसे ही फार्मूले सारे बन जाएंगे आपको। तो एक वी आई बन जाएगा। अब देखो ये पावर इज इक्वल टू वी आई बन गया। अब वी आई से और क्या बन सकता है, यहाँ अगर आप ध्यान दें तो वी आई से आप यहाँ पे वी इक्वल टू आई रखेंगे तो यहाँ से यहीं से क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर बन जाएगा। यहीं से आपका क्या बन जाएगा, अगर आप आई को हटा देंगे तो वी स्क्वायर बन जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर बन जाएगा। बात समझ में आई, वी स्क्वायर बाई आर बन जाएगा। तो कई तरीके से आप यहाँ पे अगर खाली पुट करते जाओ, वैल्यू सबकी पुट करते जाओ अलग अलग, तो आपके नए नए फार्मूले जनरेट होते जाएंगे। खुद से एक बार बनाना ताकि सेटिस्फिक्शन हो पाए आपको। चलो जैसे ये वाला देखो, P इज इक्वल टू वी आई आपको आएगा, तो वी आई आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये तीन फार्मूला जो मैंने यहाँ बनाए वही तीन फार्मूला इन लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो ये आपको देखो फार्मूला मिल गया ना पूरा, ठीक। आगे आते हैं तो ये क्वेश्चन 2022 में, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, वही हमने बात की था रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो कौन सा वर्क ये है, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसे इलेक्ट्रिक पावर बोले हैं। एसआई यूनिट क्या होती है, वाट होती है, सबको पता है, बट वेरी फेमस है तो इसको आपको याद ही रखना। हालांकि पता है ना, घर में कहते हैं 100 वाट का बल्ब है, इसका मतलब 100 जूल एनर्जी खर्चा हो रही है किसके अंदर, एक सेकंड के अंदर, है ना। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ऑन लार्ज स्केल वी मेजर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक पावर इन किलोवाट। किलो का मतलब क्या होता है आपको पता है, किलो का मतलब 1000 होता है ना। एनर्जी इज काउंटेड इन पावर इनटू टाइम, सो द यूनिट वी यूज टू मेजर एनर्जी कंजप्शन कमर्शियली, जो कमर्शियली यूज करते हैं किलोवाट, और साथ में आवर यूज करते हैं, किलोवाट के साथ आवर यूज करते हैं पहला। तो 1 किलोवाट आवर में भाई 1000 किलो में क्या होता है, 1000 वाट होता है। आवर के अंदर देख लो 3600 सेकंड होते हैं। तो आपको ये वाला याद रख लेना है कई बार सीधा, हालांकि आप बना सकते हो बट याद रखने में क्या होगा, तुरंत फट से आसानी हो जाएगी। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आपको कहा गया है एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट पे आपको क्या है, ऑपरेट कर रहा है। तो पहले लिखो P इज इक्वल टू वी आई, सबसे बेसिक फार्मूला ये, बेसिक आपको याद होना चाहिए। P इज इक्वल टू वी आई, तो I कितना आ गया आपका P बाई वी, यानी 4.54 एम्पियर है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि फ्यूज वायर कितने का होना चाहिए बेटा। तो अगर यार फ्यूज वायर तो इससे ज्यादा का होना, 2023 का क्वेश्चन आसान है। फ्यूज वायर अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जिसके अंदर से करंट अगर ज्यादा पास हो जा रही है तो वो टूट जाता है। अब ये इलेक्ट्रिक केटल है, 4.5 का मान लो एम्पियर का करंट उसके अंदर फ्लो हो रही है, तो फ्यूज वायर तो उससे ज्यादा का ही होना चाहिए वरना वो पहले ही टूट जाएगा। तो यानी अब इसमें ऑप्शन देख लो कौन है ना, उससे कम वाले 3 है, ज्यादा वाले एक ही ऑप्शन आपका है। अगला 2 बल्ब आपके हैं, वही मैंने कहा वो ये क्वेश्चन हो चुका है 58 वाला, जो पहले ही क्वेश्चन आपका नहीं सेम, हाँ सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, वही वाला नहीं है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि 2 बल्ब हैं और एक 100 वाट का है और 40 वाट का है, सीरीज के अंदर कनेक्ट है। एक के अंदर करंट फ्लो हो रही है 1 एम्पियर की, तो दूसरे के अंदर भाई सीरीज में है, करंट सेम होगी, इसके अंदर भी 1 एम्पियर तो इसके अंदर भी 1 एम्पियर का फ्लो होगा। चलो ये क्वेश्चन मैंने जो स्टार लगाया है वाकई में स्टार क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। आपसे कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो जिसकी रेटेड वैल्यू है, जो उस पर लिखी होती है ना रेटेड वैल्यू 220 वोल्ट और 100 वाट का है, और जब वो 110 वोल्ट पे अप्लाई चलाया जा रहा है तो कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। अब ये क्वेश्चन पहली बार में तो यार समझ में नहीं आता, तो हम सबसे बेसिक चलते हैं पावर। अब सबसे पहले हमने पावर का फार्मूला लिखा सब, तो हमने देखा यार यहाँ पे वोल्टेज की बात हो रही है, वोल्टेज की बात हो रही है, ठीक है। अब करंट वरेंट की बात तो हो नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, आसान आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना है। ये आपको वोल्टेज दिया है, पावर दिया है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकालो, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो आपको R की वैल्यू P दिया है, वी स्क्वायर आपको करना है और R आपको निकालना है।
आर निकाला वी स्क्वायर बाई पी, ठीक है। तो आर की वैल्यू आपको 220 गुणे 220 अपॉन 100 काटोगे 484 आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब एक बात बताओ, ये जो मार्केट से बल्ब आया है इसका जो आर रहेगा वो तो सेम रहेगा, आर थोड़ी चेंज होगा, चाहे आप उस पर कम पे चलाओ चाहे उसको ज्यादा पे चलाओ, कम वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज, आर तो भाई सेम रहेगा। तो यानी आर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो नया पावर पूछ रहा है, पी डैश इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब v कितना दिया आपको है, v आपको दिया है 110, तो 110 गुणे 110 यानी 484। तो यानी आपने क्या किया, सबसे आसान, रेटेड वैल्यू से आपने रेटेड वैल्यू से क्या निकाला, आपने रेटेड वैल्यू से रेजिस्टेंस निकाला। तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि जो आपका रेटेड वैल्यू है, रेटेड, इससे क्या निकालोगे, आर फाइंड करोगे। आर जैसे ही फाइंड होगा, आर फाइंड होने के बाद आप क्या करोगे, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये लगाओगे। ये आपको ध्यान रखना है, दोबारा रिपीट हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में गिवन है। अब चलते हैं, राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब एंड पावर, फिर P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। पावर वर्क बाई टाइम, एनर्जी बाई टाइम, तो एनर्जी पावर इनटू टाइम, आसान है। आगे अब नहीं ज्यादा टफ क्वेश्चन। अगला इलेक्ट्रिक रेटेड, फिर वही क्वेश्चन सेम आपका, देखो 1100 वाट पे ऑपरेट हो रहा है 220 वोल्ट। फिर हमने कहा कि अगर आपका रेटेड, फिर देखो देखो ना, मैंने कहा रेटेड को पकड़ो, ये जो रेटेड से क्या निकालोगे, आर फाइंड। जहां भी रेटेड वैल्यू आ जाएगी, रेटेड का मतलब जानते हो क्या होता है, जो आप बल्ब खरीद के लेकर आओ वहां पे दिया रहता है, इसका ये तो रेजिस्टेंस वहां से खुद जाके बल्ब देखना फाइंड। तो आपने रेजिस्टेंस फाइंड किया, अब रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपसे पूछ रहा है करंट, सबसे पहले करंट, तो V इज इक्वल टू आई आर, आप ओम्स लॉ लगा देंगे, करंट आपको मिल गई। तो फिर ना सिंपल रेटेड वैल्यू से आर फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, हमने अभी बात किया, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट भी सारी बातें हम लोगों ने इसकी कर लिया है। आगे इलेक्ट्रिक केटल है 2 किलोवाट का, तो देख लो किलोवाट है, आपको 2 घंटा दिया रहा है, तो एनर्जी, एनर्जी पावर इंटू टाइम, 2 दूनी 4, कितना आया 4 किलोवाट। तो 1 किलोवाट में इतनी एनर्जी होती है, ये आपको याद होगा, ये आपको याद है। तो 4 में कितना हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई, 4 में कितना हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ये देखो ये फालतू की वैल्यू पता नहीं कहाँ से ये आ गई, डी वाई बाई डी एक्स गलती से। चलो अब ये सारे क्वेश्चन आप वन बाय वन देखो। उससे पहले मैं आपको जो सॉल्व क्वेश्चन है वो करवा दे रहा हूँ, अनसॉल्व आपके लिए रखे हुए इतने सारे, पहले मैं सॉल्व क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ पूरे इसके। पावर के जितने क्वेश्चन है सॉल्व क्वेश्चन, पहले देखो ध्यान से वन बाय वन। पावर ऑफ लैंप आपको दिया है, एनर्जी आपसे पूछा गया है, पावर आपको दिया है एनर्जी, पावर आपको दिया है एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम। अच्छा VIT भी दिया हुआ है, बट हम सिंपल सी बात करेंगे, एनर्जी पावर इनटू टाइम, ये वाला फार्मूला हमने यूज किया, सीधा 60 गुणे 1। आगे आउट ऑफ 2, टोस्टर 1 किलोवाट का है और एक हीटर आपका है 2 किलोवाट का, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, है ना, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अभी हमने कहा कि पावर क्या होता है ना, किस सबको ध्यान होगा यहाँ पे। तो जब रेजिस्टेंस की बात होगी तो क्या, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। पावर क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, यानी पावर और आर में उल्टा रिलेशन है, पावर और आर में उल्टा रिलेशन है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पावर और आर में उल्टा रिलेशन है, तो यानी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी पावर कम। तो देख लो यहाँ पे वाइस वर्सा, टोस्टर है जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। चलो आगे, आसान आसान क्वेश्चन है सारे। अगला स्टेट विच इज हाइयर रेजिस्टेंस 50 वाट और 25, फिर वही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन यार इसी पे आ रहे हैं, पावर दिया है, P1 दिया है, P2 दिया है, वी स्क्वायर बाई आर, तो आर आपके यहाँ से निकल आएगा, तो R1 निकाल लो, R2 निकाल लो, दोनों का रेशियो ले लो, ये जो भी करना है आपको कर लो। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, फिर से वही है 100 वाट और 200, फिर वही मैंने कहा रेजिस्टेंस रेटेड, रेटेड से हमेशा क्या निकालते हैं, आर, और आर का एक ही फार्मूला है, आर फाइंड करोगे, ठीक है ना, आर, ठीक। देखो कितने आसान तरीके से सॉल्व हो जा रहा है। 1 देखो, 59 देखो, 78 देखो, 78 के टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है ना, 78 के टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, इस पे ध्यान आपको देना है। पावर पे गिवन आपको दिया है 2 किलो वाट आवर, आपको दिया है 2000 वाट, टाइम आपको दिया है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है ना इसे। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम इन मंथ ऑफ जून हैविंग 30 डे, इलेक्ट्रिक केटल 4 इंटू, यानी एक दिन के अंदर 4 किलोवाट, तो 30 दिन के अंदर 120 किलोवाट, यानी 120। एक किलोवाट को ही क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, किलोवाट को ही क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं, है ना। तो अगर इतना है तो मल्टीप्लाई आपने कर दिया। तो मैं देखता हूँ अगर वहां नहीं लिखा होगा तो आपको लिखवा दिया जाएगा, देख लेते हैं भाई, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। हाँ यहाँ पे
तो 1 किलोवाट को ही क्या बोलते हैं कंजप्शन का इन, तो इसे ही 1 किलोवाट को ही क्या बोलते हैं 1 यूनिट। घर में ना आता है कि हमारा यार इस बार यूनिट बिजली बहुत ज़्यादा आई है, 1 यूनिट आई है, 2 यूनिट आई है, तो आपको ये भी बात समझ में आ गई, इसे ही क्या बोलते हैं 1 यूनिट बोलते हैं। चलो 7 9 देख लो, 80 देख लो, सब सेम एक चीज़ है, देख लो ना 7 9 है, 80 है, उसके बाद देख लिया होगा आपने 91 देखो, 97 देखो, 91 हो गया, 97, 117 देखो, पैसे वाला क्वेश्चन भाई, 118 देख लो, 118 इसको ध्यान देना, 118 को ध्यान देना, पढ़ लो एक बार अच्छे से रोक के। 112 को भी ध्यान दो क्योंकि कई सारे पार्ट इसके अंदर पूछे गए हैं। 131, 134 इसलिए नहीं करवा रहा हूँ ना कि आपने ऑलरेडी करे हुए हैं, तो आप खुद से प्रैक्टिस करो उसकी ना। चलो 132 देख लो, सेम क्वेश्चन उसी तरीके से। 135 देख लो, तो आप खुद से करोगे तो आपको बस इसलिए करवा दे रहा हूँ, पूरा कहीं छूटा नहीं है एक भी चीज़ आपका। 138, 136, 144 देखा ना, सारे क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किए हैं वहाँ थोड़ी थोड़ी देर रोक रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। पावर के सारे क्वेश्चन मैंने इनको 1/63 देखो, सबको थोड़ी थोड़ी देर रोक रहा हूँ कि आप यहाँ से खुद से सॉल्व करो। 65 रोको, सॉल्व करो, 2 3 सेकंड दे रहा हूँ। 66, 68, 69, 70 पढ़ो, रोको, सॉल्व करो। 71, 72, 73, 74, 75 है ना, 75 जरूर करना, 75 जरूर करना कि उसका ही सारे पार्ट आपसे पूछे गए हैं। 76, 77 खत्म, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके खुद प्रैक्टिस करने के लिए हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अब हम चलते हैं पावर, इलेक्ट्रिक बल्ब और लास्ट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की तरफ, उसके बाद खत्म करते हैं इस चीज को। पावर हमने ऑलरेडी पावर की बात कर लिया है, अब पावर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करते हैं। द बल्ब ऑफ द फिलामेंट ऑफ बल्ब क्या होता है, टंजस्टन का बना होता है। पहली चीज तो ये वीआईपी है। दूसरा, टंजस्टन वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यही इसका रीजन है, इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, इसलिए पिघलता है नहीं और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा इसका होता है। दूसरा, हाई टेम्परेचर पे क्या देता है, ये हीट देता है ना, बल्ब से क्या रोशनी आपको मिलती है, टंजस्टन का बना होता है ना, तो बहुत हाई रेजिस्टेंस ये होता है इसका टंजस्टन, इसका वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है जो बल्ब के वायर को जलने नहीं देती, तो ये भी है, नाइट्रोजन और आर्गन आपके गैस भरी होती है, ये भी है ना, इतनी चीज़ें। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, अगर वही सेम चीज़ हमने देखो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, फैक्टर अफेक्टिंग हीट प्रोड्यूस, भाई हीट जो प्रोड्यूस होती है किस किस पर डिपेंड करती है वो देखो। सबसे पहले करंट इन कंडक्टर, रेजिस्टेंस, टाइम। तो अगर आप फार्मूला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का देखें तो जो मेन फार्मूला आपका हीट इज इक्वल टू वो है I² RT। I² RT हीट का फार्मूला अभी आपने ऊपर जस्ट पढ़ा है, I² RT। तो यानी I² पे डिपेंड करता है, क्या मतलब, करंट के बढ़ने पर हीट भी बढ़ेगी, सही बात है। जैसे ट्रांसफार्मर के वायर्स में ज़्यादा करंट होता है इसलिए वो ज़्यादा गर्म होते हैं, बिकॉज हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, पहला। दूसरा, रेजिस्टेंस, अब सिंपल है, देखो रेजिस्टेंस वाला ध्यान देना है। रेजिस्टेंस के बढ़ने पर गर्मी पैदा होती है, रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है, रुकावट। जैसे बल्ब है, प्रेस है, इनका ना वायर में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है इसलिए जल्दी गर्म हो जाते हैं, बात समझ में आई, जल्दी गर्म होते हैं। तो रेजिस्टेंस के बढ़ने पर भी क्या होता है, आपका हीट बढ़ता है। टाइम, अगर किसी वायर में ज़्यादा देर तक करंट चलता रहेगा तो वायर गर्म हो जाता है, सही बात है। जैसे काफ़ी देर तक फ़ोन को चलाने पर फ़ोन भी गर्म हो जाता है पबजी खेलते वक्त, ठीक, बिकॉज हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये आप खुद से देख सकते हो, ये इलेक्ट्रिक कॉयल है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे भी, अच्छा फ्यूज वायर के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। फ्यूज वायर क्या होता है, देखो फ्यूज वायर क्या होता है भाई, है ना, फ्यूज टूट गया है, जाके फ्यूज चेक करके आओ, ऐसा ना। अच्छा, आज फ्यूज इज सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज सबसे पहला क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है, उसको ध्यान देना। फ्यूज क्या है बेटा, सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, यूज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्किट। कब, एक्सेस करंट, इस सर्किट के अंदर अगर बहुत ज्यादा करंट हो जाएगी तो भी हमारी सर्किट को प्रॉब्लम है। तो ये जो वायर होता है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो आपका वायर है, ये वायर, यही फ्यूज वायर होता है। इन द इवेंट ऑफ एक्सेसिव करंट द फ्यूज एलिमेंट मेल्ट। तो फ्यूज एलिमेंट क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और जब मेल्ट हो जाएगा तो टूट जाएगा, तो सर्किट क्या हो जाएगी, ओपन और प्रोटेक्ट हो जाएगी, यानी करंट उसके अंदर फ्लो। तो यहाँ एक बात आपको समझ में आ गया, ये जो फ्यूज वायर है ना, फ्यूज वायर, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए भाई, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो कम होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, तभी तो टूटेगा। पता चला वो कितना भी करंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, फैलाते जाओ करंट, कोई फायदा थोड़ी होगा। फ्यूज ओपन द सर्किट टू प्रिवेंट द हाई करंट काज बाई शॉर्ट सर्किट फ्रॉम कॉजिंग डैमेज। शॉर्ट सर्किट से करंट क्या हो जाती है, आगे आप पढ़ोगे, है ना। शॉर्ट सर्किट से जो करंट बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको ये प्रिवेंट कर लेता है। चलो अब आते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। हालांकि कोई दम नहीं है क्वेश्चंस में, बट इस टाइप का ये जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ 47, इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया हुआ है। 47 वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया हुआ, उसको देखो। 47 में है क्या, देखो आपसे कहा ये जा रहा है, 2023 में आया है, 20 में आया, कई बार आया है। द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ। रेजिस्टेंस क्या हो चुका है आपका, हाफ हो चुका है। इफ अदर पैरामीटर सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस रेजिस्टेंस क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है। तो यार यहाँ पे देख लो रेजिस्टेंस में क्या होता है मामला। अब एक बात का ध्यान देना, will become I square RT V square by the resistance of resistor raised to half initial value if the other parameter of electrical circuit remain and the amount of heat produced in the resistor will become 4 times 1/4 half। चलो अब कई तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको तरीका दिया गया है 2 टाइम हाफ। अब समझना एक चीज, देखो यहाँ पे कई फार्मूले हैं आपके हैं, आई स्क्वायर आर टी, बट ये कौन सा यूज करना है, जब आपको कुछ भी ना दिया हो। जब आपको कुछ भी ना दिया हो तो आपको v को सेम यानी ये वाला फार्मूला यूज करना है। जब आपको कुछ भी नहीं दिया है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है, ये वाला हीट में। तो स्पेशल इसको ध्यान देना है, स्पेशल इसको ध्यान देना है ना, वरना गलतियां देखो हमसे भी हो जाती हैं, गलतियां होती हैं वरना। तो वी स्क्वायर बाई आर वाले से फार्मूला, तो सब वी भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो हीट और आर में उल्टा रिलेशन यहाँ पे है, तो हाफ। जब आपको स्पेशली बोलेगा कि करंट भी सेम है, यहाँ आपको क्या बोला, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ, सिर्फ रेजिस्टेंस को हाफ किया गया है, तो अगर इसको 1/2 किया गया होगा तो उसको डबल, हीट डबल हो जाएगी, है ना। यहाँ पे इसको ध्यान देना है। और वो जो यहाँ जो आप पढ़ते थे, यहाँ की रेजिस्टेंस के बढ़ाने पे हीट बढ़ती है, ये तब है भैया जो सीरीज यानी आई स्क्वायर आर टी, यानी जब ये वाला फार्मूला नॉर्मली लगता है। बट यहाँ से इन लोगों ने इस वाले फार्मूले से भी सॉल्व किया गया है ना। अदर चीज को उन्होंने सर्किट को यानी वी को उन्होंने सेम रखा है, तो वोल्टेज वाला हम लोग लेंगे। तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, बट इसको ध्यान देना, अभी तक जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सबको इसी तरीके से हो रहे हैं, तो 2 टाइम्स आंसर जाएगा, उल्टा मामला चलना। स्टेल जूस लॉ ऑफ हीटिंग हो गया है, कोई जरूरत नहीं है ना। वी स्क्वायर बाई आर टी कनेक्टेड बैटरी उटरी फार्मूला, तो आसान है, कोई मसला नहीं, हीट वाले में कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये वाला क्वेश्चन ठीक था। 51 वाला क्वेश्चन मैंने इसको स्पेशली स्टार लगाया 51 का, बी वाला, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बी वाला आपको ध्यान देना, यहाँ पे चार्ज दिया है तो सिंपल था, है कुछ भी नहीं, बट आपको ध्यान ये क्या देना है, देखो Q इज इक्वल टू 96,000 कूलाम्ब आपको दिया है, टाइम 2 घंटे का दिया है, 2 घंटा का मतलब 7200 सेकेंड। तो यहाँ से आप क्या निकालो, Q और T से I निकालोगे, तो I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो यानी 80/6 आ गया है। आपको कितना है, 80/6 आ चुका है। तो हीट का फार्मूला VIT, है ना। कई सारे फार्मूले हैं, कौन सा कब यूज करना है आपको उसको ध्यान देना। फार्मूले सारे हैं यहाँ पे, VIT अब सीधा मल्टीप्लाई करना है। यहाँ एक और चीज लास्ट में, ये 10 की पावर जो 6 मैंने करके लिख दिया है, 10 की पावर 6 को क्या बोलते हैं, मेगा। क्या बोलते हैं, मेगा ना कह देना, ठीक है ना, मेगा, तो कई बार यूज होगा। बाकी देखो 52, 53, 54 सब कर ले जाओगे, है ना, बस 55 भी कर ले जाओगे, कोई मसला नहीं है इसमें। ऑलरेडी 56 देख लो, 56,
हाँ 56 में कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, तो इसको भी एक बार देख लो। 56 में ये कह रहा है कि एक फ्यूज वायर है जो कि 5 एम्पियर पे मेल्ट हो रहा है ना, इसको भी वीआईपी करो, कभी भी आएगा तो फंस जाओगे। 5 एम्पियर पे मेल्ट हो रहा है, अगर उसको 10 एम्पियर पे हम चाहते हैं मेल्ट हो जाए सेम मटेरियल, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो हमने कहा भाई पहले हमने माना आर रेजिस्टेंस, तो हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई आपको दिया हुआ है 5 स्क्वायर, तो ये जो आपकी हीट आई है वो आई है 1। तो अगर नया वायर हमने माना उसका रेजिस्टेंस आर डैश है, तो इसमें हीट कितना आएगी 10 स्क्वायर आर। भाई इसका 5 स्क्वायर आर, तो यहाँ 10 स्क्वायर आर। अब बताओ अगर मेल्ट होने से आपको बचाना है तो जितना हीट पहले थी उतना हीट अभी भी होनी चाहिए, हीट बराबर होनी चाहिए। तो 1 इज इक्वल टू 2, तो 1 और 2 को मैंने इक्वल कर दिया है, तो 5 स्क्वायर आर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर आर डैश, तो आर डैश की वैल्यू आर बाई 4 आई। अब एक बात खुद सोचो, अगर आर डैश की वैल्यू आर बाई 4 आई है, अब ये स्टेप मत भूल जाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यार। अगर आपका रेजिस्टेंस और एरिया में उल्टा रिलेशन है, तो रेजिस्टेंस हुआ है 1/4, तो एरिया हो जाएगा 4 टाइम और रेडियस हो जाएगी 2 टाइम। अगला, अब ये सॉल्व है सारे, आप खुद देखो। 87, 106, 45 है ना, 45, ये 45 वाला बात ध्यान देना, ये मस्त क्वेश्चन, मस्त का मतलब आपको एक्सप्लेन करना। और 106 वाला, क्योंकि तो यहाँ आपसे जहाँ 2-3 ऑप्शन पूछ लेना तो तुम केयरफुल हो जाओ बस। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा पूरा, बहुत अच्छे से मैंने ड्रिफ्ट में लिया है। कोई कमी रहेगी मेरी तरफ से तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपके चैप्टर्स ह्यूमन आई का रेडी हो रहा है, ह्यूमन आई का आएगा, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है अच्छे से देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।